ये कहानी गायत्री देवी की है। गायत्री देवी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सौरभ, बीच वाला बेटा राहुल और सबसे छोटा बेटा रोहित। गायत्री के तीनों बेटे जवान हो चुके थे। गायत्री की हड्डियां भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसके बेटे शादी कर लें। वैसे तो गायत्री देवी के पास बहुत पैसा था, लेकिन कंजूसी के कारण उसका पूरा परिवार एक कमरे में ही रहता था। एक दिन गायत्री के तीनों बेटे गायत्री के पास आते हैं और बड़ा बेटा सौरभ कहता है, मम्मी, मैंने हमारे घर के पास ही एक बहुत अच्छा फ्लैट देखा है। उसमें 4 रूम है। अच्छा, कितने का मिल रहा है? ज्यादा नहीं, 40-45 लाख के आसपास। बाप रे, इतना महंगा फ्लैट लेकर क्या करेगा? वहाँ भी रहना है और यहाँ भी रहना ही है। मुझे तो इस घर से लगाव हो गया है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और तुम्हें भी इतना खर्चा नहीं करने दूंगी मैं, समझे? गायत्री देवी की बात सुनकर रोहित धीरे से सौरभ के कान में कहता है, भैया, हम माँ को कैसे समझाएं? एक ही कमरे में हमें प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। हम तीनों रात को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं कर पाते हैं। रात को बात ना करने की वजह से कल मेरा ब्रेकअप होते होते बचा है। सेम हियर छोटे, माँ को समझाना मतलब दीवार में सर मारने के बराबर है। वो तीनों भाई कई बार अपनी माँ को घर बदलने के बारे में कहते हैं, लेकिन गायत्री देवी उनकी एक नहीं सुनती। एक दिन की बात है। तुम तीनों को जितनी लड़कियां दिखाओ तुम्हें पसंद नहीं आती है। घोड़े भर के हो गए हो और शादी करने से इनकार करते हो। इनकार न करे तो क्या करे? शादी के बाद भी एक ही रूम में सारे रहेंगे क्या? जुबान लड़ाता है। माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं ताकि वो तुम्हारे जैसे बनकर जुबान लड़ाए। अरे, अगर तुमने पहले से लड़कियां पसंद कर रखी है तो उन्हीं से शादी कर लो, लेकिन शादी करके बहू को घर ले आओ ताकि मुझे घर के कामकाज से छुटकारा मिले। ऐसा कहकर गायत्री देवी घर के काम करने लगती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद गायत्री के तीनों बेटे शादी करके अपनी अपनी बहू घर ले आते हैं। बेटों के साथ बहुओं को देखकर गायत्री देवी बहुत खुश होती है और अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और कहती है, बहू, हमारा ये एक ही कमरे का घर है। हम सबको एक ही कमरे में रहना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि परिवार जितना एक साथ रहता है, परिवार में उतना प्यार बढ़ता है। इसलिए तुम तीनों बहुओं को एक कमरे में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने घर के हर कोने में एक एक बिस्तर लगा रखा है। तुम तीनों को जो बिस्तर अच्छा लगे उस पर जाकर आराम कर लो। गायत्री की बात सुनकर उसकी तीनों बहुएं अपने अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सभी सो जाते हैं। अगली सुबह गायत्री की एक बहू हिजाब पहनकर तैयार होती है, तो दूसरी बहू छोटी सी मिनी स्कर्ट पहनकर और तीसरी बहू साड़ी पहनकर बिल्कुल गांव की औरत की तरह तैयार हो जाती है। गायत्री की तीसरी बहू झुमरी शिवजी की पूजा कर रही थी और सोफिया नमाज पढ़ रही थी, तो वहीं अलीशा गॉड जीसस की प्रार्थना कर रही थी। Dear God Jesus, I am so thankful that you are my God. You save me. Jesus Christ, Hallelujah. आमीन, आमीन, आमीन। अलीशा की आवाज सुनकर गायत्री की आँख खुल जाती है और वो अपनी तीनों बहुओं को अलग अलग पूजा करते देख हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, अरे, ये तुम तीनों क्या कर रही हो? तुम तीनों अलग अलग धर्म से हो। एक ने इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, दूसरे ने हिजाब बांध रखा है और तीसरी साड़ी में है। ये सब चल क्या रहा है? का हो सासू माँ, हम बिहार से हैं और हमारा नाम झुमरी बा। सलाम वालेकुम मम्मी जान, मैं सोफिया। गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ, आई एम अलीशा। अपनी तीनों बहुओं के नाम सुनकर गायत्री देवी सर पकड़ लेती है और कहती है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे तुम तीनों किसी ट्रेलर की तरह रिलीज हो रही हो। तुम तीनों ने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम तीनों अलग अलग धर्म की हो, एक बिहारी, दूसरी मुसलमान और तीसरी क्रिश्चियन। आखिर कोई बताएगा मुझे ये सब चल क्या रहा है? मेरे बेटों ने तुम तीनों को पसंद कैसे कर लिया? तभी वहाँ पर गायत्री के तीनों बेटे आ जाते हैं और फिर उसका सबसे बड़ा बेटा सौरभ कहता है, मम्मी, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी तीनों बहुएं हैं। आप ही का कहना था कि अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर लो, तो हमने कर लिया। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। भैया को फुल देसी लड़की पसंद थी, तो भैया ने झुमरी भाभी से शादी कर ली और हमारे राहुल भैया को सोफिया भाभी से प्यार हो गया। और प्यार में क्या धर्म क्या जात, प्यार में तो सब माफ है। बस आज के लिए इतना ही। अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा मम्मी से? हमारे बारे में तो तूने बता दिया।
मम्मी, इसको अपने लिए बिल्कुल मॉडर्न और विदेशी वाइफ चाहिए थी जो ये ले आया। तुम तीनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इन तीनों को मैं अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ, आप एक बार मौका दीजिए, आपकी तीनों बहुएं आपको नाराज नहीं करेंगी। क्या मौका दूं? ये लोग अलग अलग धर्म के मेरे रसोई में अलग अलग खाना बनाएंगी, मांस मछली बनाएगी, मेरा किचन अशुद्ध हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी, आप विश्वास कीजिए, सोफिया हमारे किचन में नॉनवेज खाना नहीं बनाएगी। हाँ अम्मी जान, आप हमें एक मौका दीजिए। गिले शिकवे का हम आपको एक भी मौका नहीं देंगे। गायत्री के तीनों बहू बेटे हाथ जोड़कर गायत्री से माफी मांगते हैं और उसे यकीन दिलवाते हैं कि वो बिल्कुल उसके हिसाब से रहेंगे। तीनों के आगे गायत्री मान जाती है। उसके बाद तीनों बहुएं खाना बनाने किचन में जाती हैं। किचन में जाने के बाद सबसे पहली बहू झुमरी कहती है, अरे हमका सासू माई के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाई के बा, सबसे पहले हम खाना बनाई। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पहले हमें खाना बनाने दीजिए। व्हाई यू आर फर्स्ट? पहले मुझे खाना बनाना है। तीनों बहुएं आपस में झगड़ा करने लगती हैं। तभी वहाँ पर गायत्री देवी आकर कहती है, अरे ये क्या मछली बाजार बना रखा है तुम तीनों ने? एक एक करके बारी बारी से बना लो। ठीक है अम्मी जान। ऐसा कहकर तीनों बहुएं बारी बारी से गायत्री के लिए खाना बनाती हैं। खाना बन जाने के बाद गायत्री खाना देखकर कहती है, हे भगवान, पता नहीं तुम तीनों ने पहली रसोई में क्या क्या बना कर रख दिया है। मेरा तो खाने का भी जी नहीं कर रहा है। झुमरी बहू के हाथ का बना हुआ खा लूंगी मैं बस। खाई न सासू माई, हम तोहरे खातिर दाल भात चोखा बनाई ले हई। अम्मी जान, हमने तो आपके लिए खास मेवे वाली सेवइयाँ बनाई है। मॉम, मैंने आपके लिए मैपल रोस्टेड रोस्ट वेजिटेबल बनाई है, खाकर देखिए, इट्स अ वेज फूड। ये खाना शाकाहारी है, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा खाना है जिसका तूने इतना लंबा चौड़ा नाम बताया है? हमारे यहाँ तो इसको सलाद बोलते हैं। सॉरी मॉम जी, मैं आपके लिए दूसरा डिश बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू रहने दे, मैं सलाद ही खा लूंगी। लगता है अब मुझे इस घर में छोले भटूरे समोसे ये सब खाने को नहीं मिलेगा। अरे सासू माई, तो चिंता काहे करत हऊ? हम हई ना तो के समोसा छोला खिलावे खातिर। उसके बाद गायत्री अपनी तीनों बहू के हाथ का बना हुआ खाना खा लेती है और फिर उन तीनों को एक एक सोने की अंगूठी देती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। वो अपनी तीनों बहुओं को अपना तो लेती है, लेकिन एक ही कमरे में तीनों बहुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी रात को सोफिया बहू खराटे मारती थी तो कभी झुमरी मच्छर से परेशान हो जाती थी। ए जी, हमका मच्छर लागत है, ये पंखवा की हवा आवत ही नहीं है यहाँ। सो जाओ झुमरी, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मच्छर मारते मारते झुमरी सो जाती है। एक दिन झुमरी आईने के सामने गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। अरे खेत गई बाबा, बाजार गई माँ, अकेले हूँ घर माँ, तू आजा बाल माँ। झुमरी भाभी जान, आप ही तैयार होती रहिएगा या हमें भी अपने शौहर के लिए तैयार होने दीजिएगा? वैसे हमें सजने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने हमें पैदाइशी नूर देकर भेजा है। लेकिन मुझे तो मेकअप करना है। एक तो कमरा एक, ऊपर से आईना भी एक। दिस इज टू मच। तभी वहाँ पर गायत्री और उसके तीनों बेटे आ जाते हैं। गायत्री को देखकर अलीशा कहती है, मदर इन लॉ, आपको कुछ करना चाहिए। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू लिविंग अ वन रूम। रोहित, व्हाट आर यू नॉट डूइंग समथिंग? हाउ कैन आई से समथिंग बेब्स? एक रूम है तो रहना ही पड़ेगा। अरे तुम दोनों ये क्या चटर पटर बोले जा रहे हो? जो भी है इसी कमरे में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी, अब यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है। सब सही कहते हैं सासू माँ, हम अपना सजनवा से प्यार के चार को बात भी नहीं कर पावत है। मैं भी सबकी बातों से मुताफिक हूँ मम्मी जान। अरे इतने टाइम से मेरे बेटे भी तो रह रहे थे। मम्मी, अगर आपको एक ही कमरे में सबको रखना है तो ठीक है, रखिए, लेकिन भूल जाइए कि आपको कभी अपने पोता और पोती की शक्ल देखने को मिलेगी। हमें भी तो अपनी वाइफ के साथ निजी समय चाहिए। वैसे रोहित कह तो सही रहा है माँ, अभी तक हमने अपनी अपनी बीवियों से ठीक से बात तक नहीं करी है। अपने बेटों की ऐसी बातें सुनने के बाद गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहुओं से कहती है, मुझे माफ कर दो तुम तीनों, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे तुम तीनों को थोड़ा प्राइवेट समय देना चाहिए। आखिर मुझे भी अपने पोता और पोती की शक्ल देखनी है। मुझे माफ कर दो। हम कल ही एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदेंगे। सौरभ, तुम एक बार किसी फ्लैट के बारे में बता रहे थे, चलो उसके बारे में बात करने चलते हैं। गायत्री की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर ही गायत्री वो फ्लैट खरीद लेती है
और वहाँ पर उसकी तीनों बहुएं और तीनों बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महेश गांव की शादियों में समय समय पर बावर्ची का काम करता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से उसके परिवार का खर्चा चलता था। परंतु जितने भी पैसे कमाए वो कम ही पड़ जाते थे, क्योंकि उसका परिवार आम परिवारों से बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे, उसके माता पिता, उसके भाई भाभी और उनके भी 2 बच्चे रहते थे। और पूरे ही परिवार की जिम्मेदारी महेश के ऊपर थी, क्योंकि महेश के माता पिता बीमार रहते थे, इसलिए वो काम नहीं कर सकते थे। और महेश का भाई 1 नंबर का आलसी था। महेश जब भी उसे कोई काम दिलाता था या दिलाने की बात करता था तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था, और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। राकेश भैया, गांव की छोर पर जो हाईवे है वहाँ पर नरेंद्र के ढाबे में एक बावर्ची की जगह खाली है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप कहें तो मैं उसके वहाँ आपके काम के लिए बात करता हूँ। वो आपको जरूर नौकरी दे देगा। तुझे क्या मैं बावर्ची दिखाई देता हूँ? और अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि किसी दूसरे की ढाबे में काम करूँ? भैया, अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? जो मैं पैसे कमाता हूँ वो भी पूरा नहीं हो पाता। माँ और बाबा की दवाइयाँ भी समय पर नहीं आ पाती। देख, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है और मैं वही करने वाला हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तू तो अच्छे तरीके से जानता है, मुझे कहीं नौकरी करना पसंद नहीं है। मैं तो पैदा ही मालिक बनने के लिए हुआ हूँ। इसलिए मैंने खुद का ढाबा खोलने की सोची है, जहाँ पर मैं गल्ले पर बैठूंगा और मेरे कारीगर मेरे लिए काम करेंगे। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है भैया, लेकिन जो आप इतने सपने देख रहे हैं, इसे पूरे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तू मत कर। हमारे पास जो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, मैंने उसका सौदा पक्का कर दिया है। जैसे ही उसके पैसे आएंगे, मैं उससे हाईवे पर ही एक अच्छा सा ढाबा खोलूंगा और उस ढाबे में कारीगर रखूंगा। फिर मैं आराम से बैठकर नोट गिनूंगा और मेरे कारीगर काम करेंगे। भैया, ये क्या किया आपने? वो एक ही जमीन थी हमारे पूरे परिवार के पास, आपने उसे भी बेच दिया। कम से कम आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। तू पैसे जरूर कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू भूल जाएगा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अभी भी फैसला मेरा ही चलेगा, समझा? और हाँ, तू चिंता मत कर, उस ढाबे में तेरी भी हिस्सेदारी होगी। बस तू मेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा देना और कारीगरों को अच्छे से संभाल लेना। महेश जानता था कि राकेश से बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। और फिर कुछ ही दिनों में राकेश को उसकी पुश्तैनी जमीन के पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेता है। परंतु ढाबा खोलने में ही इतने पैसे लग जाते हैं कि उसके पास कारीगर रखने के पैसे ही नहीं बचते। भैया, सारे पैसे तो इस ढाबे में ही लग गए। अब आप कारीगर कहाँ से लाएंगे और अब काम कैसे चलेगा? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अब इतना बड़ा ढाबा खोला है तो इसे किसी न किसी तरह तो शुरू करना ही होगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी राकेश कहता है, मेरे पास एक उपाय है। किस तरह का उपाय भैया? देख, तू एक बहुत ही अच्छा बावर्ची है और शादियों में भी कितना अच्छा अच्छा खाना बनाता है। तेरे हाथ का खाना सबको पसंद आता है। इसलिए तू एक काम कर, जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक तू खाने का काम संभाल ले और मैं गल्ले का काम संभाल लेता हूँ। इस तरह दोनों भाई मिलकर इस ढाबे को संभाल लेंगे और पैसे आने पर कारीगर रख लेंगे। महेश जानता था जो उसका भाई कह रहा है वो सरासर नाइंसाफी है, परंतु वो किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और फिर अगले दिन से उन दोनों का ढाबा शुरू हो जाता है। महेश के हाथ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए ग्राहकों की भीड़ बढ़ते समय नहीं लगता और कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों का ढाबा चल पड़ता है और काफी अच्छी कमाई होने लगती है। परंतु राकेश बहुत ही लालची था। वो जानता था कि अगर उसने कारीगरों को रखा तो पैसे खर्च होंगे और कारीगर शायद महेश जितना अच्छा खाना ना बना पाए, इसलिए वो कारीगर नहीं रखता और महेश को यही बताता है कि अभी कारीगर रखने लायक पैसे नहीं हुए हैं। महेश सच्चाई जानता था, परंतु वो कुछ नहीं कहता। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक दिन शाम को राकेश महेश से कहता है, महेश, समय हो गया है, अब ढाबा बंद कर देते हैं। भैया, आज मंगलवार है, आज दिल्ली की बस यहाँ आकर रुकती है और उस बस में से कई सारे यात्री आते हैं। हमें आधे घंटे और रुकना चाहिए और उन सबको खाना खिलाकर फिर हम घर चले जाएंगे। देख, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तुझे यहाँ रुकना है तो रुक
और हाँ, उन सबको खाना खिलाकर ढाबा बंद करके आ जाना और उससे पहले घर के लिए खाना निकाल दे, मुझे घर लेकर जाना है। ठीक है भैया। ऐसा कहकर महेश राकेश और अपने बाकी परिवार के लिए खाना निकाल देता है। लेकिन क्योंकि महेश और उसकी पत्नी ढाबे पर ही काम करते थे, इसलिए महेश, उसकी पत्नी और बच्चे ढाबा बंद करने से पहले बचा खुचा खाना खाकर गुजारा कर लिया करते थे। उस दिन भी महेश की पत्नी ढाबे में पड़े गंदे बर्तनों को धो रही होती है और महेश बस का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है। महेश सभी यात्रियों को खाना खिला देता है। सबको खाना खिलाने के बाद महेश के पास केवल अपने परिवार के लिए खाना बचता है। फिर महेश जैसे ही अपने परिवार के लिए खाना निकालने लगता है कि तभी एक ऋषि अपने 2 शिष्यों के साथ वहां आ जाते हैं। बालक, हम लंबी यात्रा से आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें थोड़ा भोजन करा सकते हो? महेश सोच में पड़ जाता है, परंतु वो एक साधु को अपने द्वार से भूखे पेट नहीं भेज सकता था, इसलिए वो साधु और उसके चेलों को बिठा देता है और उनके लिए जितना बचा हुआ खाना था सब लगा देता है। वो ऋषि और उसके चेले खाना खाने लगते हैं। सारे बर्तन धोने के बाद महेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर ढाबे की रसोई में आती है और फिर जब वो खाना निकालने के लिए बर्तन को देखती है तो सारे बर्तन खाली होते हैं। ये देखकर वो महेश से कहती है, अरे ये क्या किया आपने? इन बर्तनों में थोड़ा सा भी खाना नहीं है। हमारे बच्चे कब से खाना खाना करके चिल्ला रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या दूं? मुझे माफ कर दो, वो ढाबे पर बाहर एक ऋषि और उनके 2 चेले आ गए, इसलिए जो खाना मैंने हमारे लिए बचा रखा था वो मैंने उन्हें दे दिया। एक दिन की बात है, हम भूखे पेट सो जाएंगे। मुझे भूखे पेट सोने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जा रही है। महेश जानता था कि ढाबे पर रखा सारा अनाज खत्म हो चुका है और इतनी रात को उसे कहीं अनाज नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु बाहर बैठे ऋषि को महेश की सारी बातें सुनाई और उसकी स्थिति दिखाई दे रही थी, इसलिए वो हाथ धोकर ढाबे की रसोई में जाते हैं। चिंता मत करो महेश, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है, इसलिए तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वो ऋषि एक खाली बर्तन पर हाथ रखते हैं और महेश को भी उस बर्तन पर हाथ रखने को कहते हैं। महेश को कुछ समझ नहीं आता, परंतु फिर वो ऋषि कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर महेश से कहता है, महेश, अब इस बर्तन पर से हाथ हटाकर वापस इस बर्तन पर हाथ रखो और अपने मन में किसी भी खाने के बारे में सोचो। महेश ऐसा ही करता है और फिर वो ऋषि महेश को उस बर्तन पर से ढक्कन हटाने को कहता है। महेश जैसे ही उस बर्तन पर से ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बर्तन के अंदर ढेर सारे पराठे थे जिसके बारे में उसने मन में सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से आज मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है महेश, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। शाम को जो दिल्ली से बस आई थी उसमें कई गरीब लोग थे और तुम ये बात जानते थे कि उसमें गरीब लोग ही आते हैं। उन लोगों को तुमने मुफ्त में खाना खिलाया, ये देखकर मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी तुम इसी तरह लोगों की मदद करते रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। ऐसा कहकर वो ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन महेश और उसका परिवार भर पेट खाना खाता है। अब महेश का काम काफी कम हो जाता है, उसे खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। महेश अब ऋषि द्वारा बनाए गए उस जादुई बर्तन पर हाथ रखता और वो जिस खाने के बारे में सोचता वो खाना उस बर्तन में प्रकट हो जाता था। कुछ दिन तो ये सब ऐसे ही चलता है, परंतु फिर एक दिन राकेश कुछ काम से जब ढाबे की रसोई में आता है तो वो महेश को ये सब करते हुए देख लेता है, परंतु वो महेश को पता नहीं चलने देता कि उसे उस जादुई बर्तन के बारे में पता है। फिर महेश जैसे ही थोड़ी देर आराम करने के लिए घर जाता है, राकेश उस जादुई बर्तन के पास आता है और कहता है, ये महेश कितना बेवकूफ है, इसके पास जादुई बर्तन है और ये इस जादुई बर्तन से सिर्फ खाना मांग रहा है, लेकिन मैं इसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। ऐसा सोचकर राकेश उस बर्तन से सारा खाना निकाल देता है और फिर उसे ढक्कन से ढक देता है
और उस ढक्कन के ऊपर हाथ रखकर मन ही मन उस बर्तन में सोना भर जाने की इच्छा करता है। और फिर जैसे ही राकेश उस बर्तन को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर सोना नहीं बल्कि ढेर सारे सांप हैं। उनमें से एक सांप राकेश के पैर में काट लेता है। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग किसी तरह राकेश को अस्पताल पहुँचाते हैं, परंतु काफी देर हो चुकी थी। जहर राकेश के पैर में फैल चुका था, इसलिए डॉक्टर को राकेश का पैर काटना पड़ता है और राकेश पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। परंतु फिर जब राकेश को होश आता है उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है और वो महेश से कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, ये सब मेरी ही गलती की सजा है। मैंने लालच किया और मेरी ये हालत हो गई। तूने हमेशा मेहनत से काम किया है, इसलिए अब इस ढाबे पर मेरा नहीं बल्कि तेरा हक बनता है। अब से ये ढाबा तेरा है मेरे भाई। राकेश की ये बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राकेश को गले लगा लेता है। भैया, बेशक आप इस ढाबे पर काम ना करें, पर ये ढाबा हम दोनों का है और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपका केवल हाथ ही मेरे सर पर काफी है। उस दिन के बाद से राकेश कभी लालच नहीं करता और ना ही आलस करता है। वो एक पैर खराब होने के बावजूद भी लोगों को रसोई से बाहर तक खाना देने का काम करता है और इसी तरह वो परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है। बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ राज्य में राजा शिवराज सिंह राज किया करते थे। राजा को सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला। राजा राजकुमारी सिंड्रेला को बहुत प्यार किया करते थे। राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो राजकुमारी सिंड्रेला को हमेशा अपना बेटा ही समझते थे और हमेशा राजकुमारी से उसी तरह से पेश आते थे। एक दिन राजा और राजकुमारी जंगल की सैर करने के लिए निकलते हैं। दोनों जंगल में घूम ही रहे थे, तभी राजकुमारी की नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है। वो देखती है कि जंगल में एक बूढ़ी राजकुमारी सांप पकड़े उसे चूम रही थी। ये देखकर राजकुमारी उस बूढ़ी औरत के पास आकर कहती है, ये कितना घिनौना है, ये कितना गंदा काम कर रहे हो आप। सिंड्रेला की ये बात सुनकर बूढ़ी औरत गुस्से से कहती है, लड़की, तुमने सांप को देखकर घृणा की है ना? जाओ अब उसी तरह से अपना सारा जीवन गुजारो। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी से सिंड्रेला को श्राप दे दिया। बूढ़ी औरत के दिए गए श्राप से राजकुमारी सिंड्रेला तुरंत एक सांप में बदल गई और अपने फन को अपने पिता की ओर करके दया की भाव से उन्हें देखने लगी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, जिसके कारण राजा शिवराज सिंह को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तभी बूढ़ी औरत कहती है, अब जब तुम एक सांप बन ही गई हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? जाओ और अब से तुम एक सांप का जीवन जियो। सांप बनी सिंड्रेला रेंगती हुई झाड़ियों में चली गई। शिवराज सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाली और बूढ़ी औरत पर हमला करना चाहा। तभी उस बूढ़ी औरत ने राजा से कहा, खबरदार राजा शिवराज सिंह, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी भी हालत तुम्हारी बेटी की तरह कर दूंगी। राजा शिवराज सिंह डर गए और वो घोड़े पर से उतरकर बूढ़ी औरत के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो, मेरी बेटी पर दया करो, उसे कृपया ठीक कर दो। हे राजा, मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकती, पर मैं तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। मैं राजकुमारी सिंड्रेला को नागों की रानी बना सकती हूँ। लेकिन इससे क्या होगा? रानी बनने पर उसके जीवन के थोड़े कष्ट कम हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम मुझे सोने का एक बिंदी ला कर दो। वो बिंदी नष्ट होने तक तुम्हारी बेटी एक सांप बनकर ही रहेगी। राजा जल्दी से अपने सैनिकों को सोने की बिंदी लाने का आदेश देता है। सैनिक तुरंत सोने की बिंदी लेकर उपस्थित होते हैं और राजा को देते हैं। बूढ़ी औरत के कहे अनुसार राजा सोने की बिंदी लाकर उस बूढ़ी औरत को देता है। बूढ़ी औरत कुछ मंत्र पढ़कर सोने की बिंदी को सिंड्रेला को बुलाकर सांप बनी सिंड्रेला के माथे पर लगा देती है। सोने की बिंदी लगाते ही सांप बनी सिंड्रेला का महत्व बढ़ जाता है। तुम इस बिंदी को जिस भी चीज पर रखोगे वहाँ हमेशा किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी।
अगर इस बिंदी को किसी भी चीज पर रख दिया जाए तो वो चीज बहुत सारी चीजों में बदल जाएगी। अब जाओ, अपना जीवन जियो। सिंड्रेला रेंगती हुई जंगल में चली जाती है। राजा दुखी होकर अपने महल वापस लौट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी सांप का जीवन जी रही थी। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला अपनी बिंदी को उतारकर नदी किनारे अपने सर्प दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा था। वो सफर करके बहुत थक चुका था। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। अरे वाह, ये रही नदी, मैं जल्दी से पानी पी लेता हूँ। मुसाफिर झट से उस नदी के पास आकर अपनी प्यास बुझाता है। तभी उसकी नजर खेल रहे सांपों पर जाती है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सांप! मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना ये सब मुझे काट लेंगे। मुसाफिर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पत्थर के ऊपर रखे सोने की बिंदी पर जाती है। अरे वाह, सोने की बिंदी, चलो इसे चुरा लेता हूँ। मुसाफिर बड़ी ही होशियारी से उस बिंदी को चुराकर भाग गया। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे कुछ महसूस होने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुसाफिर पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे सांप उसका पीछा कर रहे होते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे सांप! अब भागो यहाँ से। मुसाफिर वहाँ से भागने लगता है, परंतु वो सांप उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी वो डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे बहुत सारे सांप उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह पेड़ पर क्या कर रहे हो और यहाँ इतने सारे सांप क्या कर रहे हैं? पेड़ पर बैठे मुसाफिर ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। अरे अम्मा, क्या आपको सांपों से डर नहीं लगता? नहीं, भला मैं क्यों डरने लगी सांपों से? मुझे तो सांपों का मंत्र आता है। उस वजह से सांप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे वो नागों की बिंदी दे दी तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस आप इन्हें किसी भी तरह यहाँ से भगाओ, मैं आपको बिंदी दे दूंगा। बुढ़िया ने कुछ मंत्र बोले और देखते ही देखते वो सारे सांप वहाँ से चले गए। फिर वो मुसाफिर पेड़ पर से नीचे उतर जाता है। अम्मा, मेरा नाम शंकर है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा है। कृपया करके मुझे ये सोने की बिंदी ले जाने दो। पर आप चाहो तो आप मेरे साथ रह सकती हो। मैं आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बुढ़िया उस मुसाफिर की बात मानकर उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। शंकर अपने घर पहुंचा और कुछ ही दिनों में वो सोने की बिंदी की वजह से बहुत अमीर हो गया और सुखमय जीवन जीने लगा। शंकर ने वो बिंदी कहाँ छुपा कर रखी थी, ये बात बुढ़िया को नहीं पता थी। एक दिन शंकर कुछ काम से बाहर गया था। तभी बुढ़िया ने जैसे तैसे कर उस बिंदी को ढूंढ लिया और बिंदी को लेकर वहाँ से भाग निकली। शंकर जब वापस घर आया तो उसे वो बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं देती। शंकर समझ गया था कि वो बूढ़ी औरत बिंदी लेकर यहाँ से भाग गई है। दूसरी ओर बूढ़ी औरत अपने घर आकर बिंदी को अपने अनाज की बोरी पर रख देती है, जिस वजह से उसके पास अनाज की कभी कमी नहीं हुई। उन अनाजों को बेचकर उसने शंकर की तरह काफी पैसे कमाए और बहुत अमीर हो गई। एक दिन बूढ़ी औरत गेहूं पीसने के लिए कुछ गेहूं एक चक्की वाले को देती है, जहां उस बुढ़िया से गलती से गेहूं के साथ साथ वो बिंदी भी चली गई। वहाँ चक्की वाला जब गेहूं पीसता है तो वो देखता है ये गेहूं तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अरे, ये गेहूं खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बढ़ते जा रहे हैं। तभी उसे गेहूं के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जब ध्यान से देखता है तो उसे सोने की बिंदी दिखाई देती है। ये सोने की बिंदी यहाँ कैसे आई? ये जरूर उस बुढ़िया का होगा जिसने मुझे ये गेहूं पीसने दिया है। एक काम करता हूँ, मैं इसे छुपा कर रख देता हूँ, इससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। दूसरे दिन वो बुढ़िया उस चक्की वाले के पास आती है और बोलती है, अरे सुनो बेटा, मेरा एक सामान गलती से मेरे गेहूं के साथ आ गया था, वो मुझे लौटा दो। कौन सा सामान अम्मा? मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। ये रहा आपका पिसा हुआ आटा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। ले जाओ अपना आटा यहाँ से। बूढ़ी औरत आटा लेकर उदास मन घर लौट आती है। वो आदमी बहुत खुश होता है।
अरे वाह वाह, मेरे हाथ तो खजाना लग गया है। वो चक्की वाला भी जादुई बिंदी से बहुत सारे पैसे कमाता है, लेकिन एक दिन गलती से वो बिंदी अनाज के साथ उसके मशीन में पिसने लगती है और उस मशीन में फंसकर वो बिंदी टूट जाती है। जैसे ही इधर बिंदी टूटती है, उधर राजकुमारी सिंड्रेला अपने श्राप से मुक्त हो जाती है। अरे वाह, मैं वापस राजकुमारी बन गई। लगता है मेरा श्राप खत्म हो गया, वो बिंदी टूट गई। राजकुमारी खुशी खुशी राजमहल वापस लौटती है। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। कुछ ही दिनों में राजा अपनी बेटी को अपनी शाही गद्दी पर बैठाता है और उसे यहाँ की महारानी घोषित कर देता है। राजकुमारी ने अपनी पिछली बातों से चमक लेते हुए सबका सम्मान किया और सभी समुदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया और आगे चलकर वो एक महान रानी के रूप में उभर कर आई। सभी राज्य के लोग सिंड्रेला से बहुत खुश थे और उसका गुणगान करते थे। अब राजकुमारी अपने जीवन में बहुत खुश थी। अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारी चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रहे? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए, अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्चे को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है।
आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है, वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे। रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना। वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी, तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी। लेकिन जब से ये अनाथ आई है, तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है
कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।